नमस्ते दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले मेरा जो थर्ड स्टॉक था, मैंने जो मेरे क्लाइंट से अकाउंट से बाय किया था मूरत ट्रेडिंग के दिन, जो कि है ग्रैन्यूल्स इंडिया। वो मैंने क्यों बाय किया था, उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया था और टेक्निकल एनालिसिस वो मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। जो फर्स्ट जो मैंने स्टॉक्स बाय किए थे वो है निफ्टी बीस और गोल्ड बीस, और मैंने वो वीडियो भी बनाया, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि वो मैंने क्यों बाय किए थे। और उसमें हर एक मंथ में मैं एक अमाउंट में उसमें डिपॉजिट करते जाऊँगा एवरी मंथ एज ए SIP, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाय किया है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो, उसके रिलेटेड मैंने क्यों उसमें इन्वेस्ट किया था। तो बढ़ते मेरा जो ग्रैन्यूल्स इंडिया मैंने बाय किया था उसके बारे में। यहाँ पर ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि मैंने 1 डे पे चार्ट सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ बता रहा है ये चार्ट में, राइट। यहाँ पर मैं मैक्स पे एक बार सेट करके देख लेता हूँ। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं उसके जो कंडीशन दिए हुए ये साइड में, इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अभी एंटर करने के लिए इसमें अच्छा ग्रोथ हो सकता है, ये स्टॉक में अभी आप एंटर कर सकते हैं। रिटर्न वर्सेस FD रेट्स, तो इसमें रिटर्न वर्सेस FD रेट भी ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो FD आप करते हैं बैंक में, उसमें आपको जो मिलेगा 5 to 6% आजकल मिल रहा है FDs में। तो उससे अच्छा अगर आप इस स्टॉक में ग्रैन्यूल इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो उस FD से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट इस स्टॉक में मिलेगा ईयरली। तो एज़ कम्पेयर टू FD रिटर्न्स ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा यहाँ पर दिखा रहा है। तो डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर दिखा हुआ है, ये और ये रेड में दिखाया हुआ है, स्टॉक डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स। इसका ये मतलब कि जो ईयरली डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी। डिविडेंड रिटर्न्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊँगा आगे जाके। तब तक ये देखते हैं कि एंट्री पॉइंट्स, गुड टाइम टू कंसिडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरब्रॉड जोन। तो ये जो टाइम है स्टॉक्स में एंटर करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, गुड टाइम टू कंसिडर एज ए स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरब्रॉड जोन। जो लेवल है ओवरब्रॉड जोन की लेवल है उससे कम में ही चल रहा है, तो इस टाइम स्टॉक में एंटर करना अच्छा बताया हुआ है। तो अगर आप इस टाइम एंटर करो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलके आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो इस शेयर्स को। नो रेड फ्लैग भी दिया है, इसका मतलब एक अच्छा इंडिकेशन है, आप बाय कर सकते हो स्टॉक। यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है, ओवरव्यू में मैंने सेट किया हुआ है मैक्स पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी ने 2979% रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पर। और लास्ट 5 ईयर पे जब मैं चार्ट सेट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 196% रिटर्न दिया हुआ है, 196.70% रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स में। और 1 ईयर पे जब मैं सेट करके देखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें रिटर्न्स बताया हुआ -76%। मैं यहाँ पर मैक्स 5 ईयर्स और मैक्स सेट कर देख रहा हूँ यहाँ पर, और उस हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक में मैंने डिविडेंड के बारे में बताया, मैं नेक्स्ट इसमें बताऊँगा आपको। तो ये कंपनी करती क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, कंपनी करती क्या है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करती है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया इज लिमिटेड फार्मा कंपनी दैट मैन्युफैक्चर फिनिश डोसेस, फार्मा फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो ये कंपनी मेडिसिन प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनियां जो मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जैसे कि सन फार्मा कंपनी, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, फिर सिप्ला, अलग अलग बहुत सारी कंपनियां इसके कंपैरिजन में। बट इन सब कंपनी से ये कंपनी मुझे बेटर लगी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और इसके बारे में मैं आगे जाके बताऊँगा आपको ये कंपनी मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसमें 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट क्यों किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक्स फ्रॉम 8 एनालिस्ट। तो जो यहाँ इस टिकर टेप पे, ये वेबसाइट पे एनालिस्ट होते हैं कुछ, जो कंपनी जो अच्छी खासी परफॉर्म करे उसके लिए एनालिस्ट करते हैं, वो शेयर्स को, उस कंपनी को एनालिस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर 8 एनालिस्ट है जिन्होंने इस शेयर्स को एनालाइज किया है, और उनके कहने से 63% एनालिस्ट का ये कहना है कि आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो, मतलब अच्छा खासा रिटर्न देगा अभी एंटर करोगे इस स्टॉक्स में। तो यहाँ पर नीचे जाके देख लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। तो आप बोलोगे ये चार्ट क्या दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप मैं देख सकता हूँ 2016 से लेकर 2022 तक ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और आगे नेक्स्ट ईयर में कहाँ तक कैसे परफॉर्म करेगी, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स टू मैक्स हाई रिटर्न आपको इस कंपनी से +48% आ सकते हैं, +48%.71%। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर मीडियम +33.64, और जो लो दिया हुआ है 10%.18 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे ये लो क्या होता है, हाई और मीडियम जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो यहाँ पर पता चल गया, लो क्या होता है। तो लो का मतलब ये होता है कि ये कंपनी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जा सकती है, 10% जहाँ तक नीचे जा सकती है, और प्रॉफिट आपको हाई टू हाई 48% दे सकती है कंपनी नेक्स्ट 2022 तक।
राइट गाइस। तो मोस्ट ऑफ द थिंग लोग क्या रहता है, जो एंटर करते हैं मार्केट में न्यूली, उनको पेशेंस नहीं रहते। समझो कोई स्टॉक उन्होंने बाई कर लिया, 100 रुपीज़ में कोई शेयर बाई कर लिया, वो 105 तक गया, 110 तक गया, 2015 तक गया, तो वो खुश हो जाते हैं। बट उसी टर्म अलग जो बात रहती है जब वो स्टॉक नीचे आता है, मतलब 100 में अगर स्टॉक कर दिया आपने, अगर कोई स्टॉक खरीदा, इसका ये मतलब नहीं कि वो फ्लाई करेगा हमेशा रॉकेट के जैसे ऊपर चला जाएगा। कभी कभी ऐसे क्या होता है कि वो स्टॉक नीचे भी आता है। तो मे बी 100 में जो शेयर्स आपने बाई किया वो 195 तक भी आ सकता है और 90% भी आ सकता है, 90 रुपीज़ पे भी आ सकता है। तो जो बाई करता है शेयर वो पैनिक हो जाता है और 90 रुपीज़ में आ गया, चलो मैं अभी सेल कर देता हूँ, मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो जल्दी जल्दी वो शेयर 90 रुपीज़ में निकल लेता है और 10 रुपीज़ अपना लॉस करके प्रॉफिट, वो लॉस बुक कर लेता है 10%। तो ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। तो इस शेयर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा, अगर 10% भी नीचे आ रहा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ से वापस बाउंस करेगा ये शेयर 2020 तक, ऐसा इसमें टिकर टेप के वेबसाइट में बताया हुआ है, राइट। तो हम आगे जाके देखते हैं कि फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के। तो यहाँ पर जो एनुअल नॉर्मल व्यू लिखा हुआ है, तो इसको मैं सेट करता हूँ मार्जिन व्यू पे, ओके, एनुअल मार्जिन व्यू पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनुअल मार्जिन व्यू है, यहाँ पर EBITD है, यहाँ पर 17% दिखा रहा है। जो कंपनी मार्जिन कमा रही है इस कंपनी से, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो 17% है। 2018 में 17%, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 19%, 2020 में 22% और डायरेक्टली 5% का जंप करिए ये 2022-2021 तक, जो कि है 27.02%। तो अच्छा खासा गेन किया उसने 2020 टू 2021 तक। यहाँ पर PBT यह देखते कंपनी का, फाइनेंशियल ईयर 2018 में 11%, देन 2019 में 13%, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 16 और डायरेक्टली 5% का जंप हो रहा है 2021 तक। जो एक ईयर है 2020 टू 2021 तक, उसने ऑलमोस्ट जंप किया 5%, 12% का उसने प्रॉफिट, 21.58% का हुआ है यहाँ पर। तो आगे जाके देखते कंपनी का जो पीर्स है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी सेम प्रोडक्ट जो सेल कर रही है या सेम सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है, जो स्टॉक हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो सेम कंपनीज का PE रेशो वगैरह इसमें आता है, जो आपको हेल्प करेगा कि ये कंपनी बाई करे या ना करे। तो यहाँ पर मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया का देख रहा हूँ, यहाँ पर PE रेशो 14.39% है और सन फार्मा का 66 है, जहाँ की डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का 40.71% है और सिप्ला का 30.65% है। तो यहाँ पर PE रेशो एकदम प्रॉपर है ग्रैन्यूल्स इंडिया का, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो कि सर फार्मा का बहुत ज़्यादा PE रेशो है और डॉक्टर रेड्डी का भी 40% बहुत ज़्यादा और सिप्ला का भी ज़्यादा है। और आप कहोगे कि PE रेशो जो कम रहता है वही अच्छा है कंपनी बाई करने के लिए, ऐसा नहीं होता। PE रेशो एक लिमिट में होना चाहिए, तब जाके आपको बाई करना। आप बोलोगे या माइनस में कोई कंपनी का PE रेशो है तो उसको बाई कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता वो कंपनी लॉस में जा रही है जिसका PE रेशो माइनस में दिखा रहा है। तो यहाँ पर हाँ, मैंने आपको कहा था मैं डिविडेंड यील्ड के बारे में बताऊंगा। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स इंडिया का डिविडेंड यील्ड बताया हुआ है वो 0.47% है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि इस कंपनी को मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिविडेंड यील्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। डिविडेंड यील्ड पे मैं कब ध्यान देता हूँ, जब मैं कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना की सोचता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ IRFC, फिर बहुत सारी कंपनी जो आती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, जो कि अच्छा खासा आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि ITC कंपनी हुई, तो ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड करती है। तो जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज रहती है वो अच्छा खासा आपको डिविडेंड यील्ड देती है। तो जो आपका FD रहता है 5% का जो रिटर्न देता है आपको बैंक में, जो FD रहता है, उस हिसाब से ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक लगता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड यील्ड भी देगी और जो परफॉर्म करेगी कंपनी उससे जो प्रॉफिट आएगा वो अलग है। आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट हो रहा है, एक तो एवरी ईयर आपके, और ये जो डिविडेंड यील्ड रहता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। जितने भी शेयर्स आपने बाई किए रहते हैं उसका डिविडेंड यील्ड डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है। उसके लिए वो डीमैट अकाउंट या कहीं पर नहीं आता, आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बताया हुआ है 0.47% है। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर होल्डिंग्स, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कंपनी के कितने होल्डिंग्स है और जो फॉरेन होल्डिंग्स कितने इस कंपनी में, जो कांस्टेंट है या बढ़ गया है, सब कुछ इसमें आपको पता चलेगा। और यहाँ पर एक देखो टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पर एक सिल्वर डॉट आया है, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर रेड कलर का दिखा हुआ है, राइट।
तो डिविडेंड यील्ड रेड कलर के में दिखा है, इसलिए डिविडेंड यील्ड बहुत कम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए रेड में है। जो ग्रीन में वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ग्रीन में सिंबल दिया हुआ है। और जो सिल्वर में दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, मतलब मीडियम है, इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं या बुरा भी नहीं है। तो यहाँ पर टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 मंथ्स दिया हुआ है। इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, ना ही कोई शेयर सेल करके जा रहा है। अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है लास्ट 6 मंथ से। तो नेक्स्ट देखेंगे म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन लास्ट 3 मंथ। म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो अच्छा खासा चल रहा है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज इनसफिशिएंट बता रहा है, जो कि अच्छा खासा आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूट होल्डिंग, तो लास्ट 3 मंथ्स में फॉरेन इंस्टीट्यूट होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज बाय 2.83%। 2.83% से फॉरेन होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ गई है इस कंपनी में। तो ये कंपनी अच्छी खासी आपको प्रॉफिट देके जा सकती है, आपको इसमें ये वेबसाइट से पता चलता रहेगा। तो ये सब बातें हुई फंडामेंटल एनालिसिस की। तो एज मैं ये कंपनी में जिस भी कंपनी में लॉन्ग टर्म करना रहता है मैं इसको बस फंडामेंटल चेक करता हूँ, लेकिन किसी कंपनी में मुझे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना रहता है तो उसके लिए मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आप बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया हुआ ये मैंने बनाया था जब मैं बाई करा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी 2020 के पहले यहाँ पर इसने ये जो ग्रीन लाइंस दिख रही है आपको, तो इसको जो डाउन साइड है इसको लो स्विंग कहते हैं, और जो टॉप साइड दिख रही है यहाँ पर इसको हाई स्विंग कहते हैं। तो हमेशा ये कंपनी जहाँ से मैं देख रहा हूँ हमेशा 320 से ऊपर बाउंस हो रही है। यहाँ पर आ रही है 320 से वापस ऊपर चली गई, ये ऑलमोस्ट 370 तक चली गई है। फिर यहाँ से 320 से बाउंस लेके 340 तक गई है, वापस 320 से बाउंस लेके 350 तक गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 300, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब और 20 पॉइंट्स नीचे गिर चुकी है, जो सपोर्ट लेवल है उससे और नीचे आई है 20 पॉइंट्स। तो 300 से वापस बाउंस होके ऑलमोस्ट 360 तक गई है, वापस 320 से 330 तक, 320 से वापस 390 तक गई है। तो यहाँ पर जो देखा रहेगा ये हमेशा एक इंडिकेशन दे रही है, हमेशा ये बाउंस हो रहा है 320 से ऊपर जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी गया है तो ये 300 तक आया हुआ है। और यहाँ पर एक लास्ट में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया ट्रायंगल को। अब इसके चांसेस है ये ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा, जैसे कि ये पीछे के जो चार्ट्स देख रहा हूँ मैं, जो ट्रायंगल्स फॉर्म हुआ है ये, तो ये हमेशा 350, 370, 400 तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसका टारगेट रख के, यहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया इसलिए मैंने यहाँ से इसको बाय किया। तो अभी ये नहीं कह सकता कि गारंटेड ही 400 तक जाएगा, मे बी ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर नीचे भी आएगा तो ये आएगा 320 तक या 300 तक, और ये वापस 300 से बाउंस होकर ऊपर चला जाएगा। तो मैंने जो टारगेट सेट किया वो 380, 400 तक टारगेट सेट किया। जैसे ही मुझे मेरा जो प्रॉफिट मैंने डिसाइड किया है वो जब भी मुझे दिखेगा मैं इस शेयर को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो ये सब बातें थी ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ये जो सब स्टॉक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर्स मुझे होल्ड करने हैं मैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस एकदम प्रॉपरली कर लेता हूँ, क्योंकि और जो डिविडेंड अच्छे देते हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि एवरी मंथ हमें एक कॉन्स्टेंट डिविडेंड यील्ड मिलता रहेगा। और जो टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ करता हूँ उनका मैं एज फॉर द शॉर्ट टर्म शेयर्स जो मैं होल्ड करता हूँ उसके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, और जस्ट फॉर ए बैकअप या सिक्योरिटी आप कह सकते हैं उसके लिए मैं उसके कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेता हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिलती है कि मुझे कितना प्रॉफिट कितना डिसाइड करना है, कितने पॉइंट पे स्क्वायर ऑफ करना है, और नीचे जा सकके जाएगी भी तो ये कंपनी कहाँ तक इसका प्राइस जा सकता है, तो वहाँ से मैं चाहिए तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, राइट। मतलब अगर किसी कंपनी में मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए और मैंने वो बाई की 100 रुपीज़ में और वो आ रही है 90 रुपीज़ पे, तो अगर मुझे ठीक लगेगा वो प्राइस वहाँ से अगर वो बाउंस होने वाला तो 90 पे मैं एक्स्ट्रा और 5,000 डाल के मैं उसको एवरेज कर सकता हूँ कि जो मैंने 100 रुपीज़ प्राइस किया वो थोड़ा कम हो जाए, जो मेरा एवरेज प्राइस कम हो जाए वो 95, 96 तक लगा के जाए। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, मैं आपको बता रहा था कि कैसे मैं एवरेजिंग वगैरह करता हूँ और किस हिसाब से मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे शॉर्ट टर्म कंपनी और लॉन्ग टर्म के कंपनी के लिए। तो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही रहेगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे नीचे कमेंट में बताइए, मैं पक्का उनके आंसर दे दूँगा। और आपने अगर अभी तक ट्रेडिंग अगर स्टार्ट नहीं की रहेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ज़रोदा का एक बेस्ट ब्रोकर है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है मुझे लग रहा है, और मैं खुद ये यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंडेड कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज़।